प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास और उसका प्रमुख शीर्षक है नवीन साम्राज्यवाद का उदय विश्व के संदर्भ में। 19वीं शताब्दी में शक्तिशाली औद्योगिक देशों द्वारा तथाकथित पिछड़े देशों जिसके प्राकृतिक संसाधन अविकसित थे कि प्रशासन या उसके व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया को साम्राज्यवाद कहा जाता है। या सीधे शब्दों में इसका अर्थ ये है, शक्तिशाली देश द्वारा कमज़ोर देश पर अपना उपनिवेश स्थापित करना या वहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना, उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड द्वारा भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद का प्रारंभ होता है। एडम स्मिथ और तुर्गो द्वारा मुक्त व्यापार सिद्धांत का प्रतिपादन करने से इस काल में उपनिवेशवाद ने भी अपना नया रूप धारण कर लिया। नवीन साम्राज्यवाद के प्रमुख कारण हैं अतिरिक्त उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकता, यातायात व संचार के साधनों का विकास और जनसंख्या का दबाव आदि थे। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करने में ईसाई मिशनरियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संदर्भ में लंदन मिशनरी सोसाइटी के स्कॉटिश मिशनरी डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। चैम्बेजी नदी के किनारे किनारे जाते हुए वह विक्टोरिया जलप्रपात तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। आदिवासियों के बीच सेवा कार्य करते हुए बाहरी दुनिया को भूलकर वह उसके बीच पूरी तरह से घुल मिल गया। ये डेविड लिविंगस्टोन था। लिविंगस्टोन की खोज में सन 1871 में हेनरी स्टैनले नामक समाचार पत्र अफ्रीका के जंगलों में गया। उसका पता लगाने के बाद अफ्रीका की खोजबीन करता है। उसने अपनी खोजों द्वारा इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना चाहा, मगर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। स्टैनले ने कांगो नदी घाटी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र का अन्वेषण कर अपनी पुस्तक थ्रू दी डार्क कंटिनेंट द्वारा यूरोपीय देशों की रुचि अफ्रीका में बढ़ी। जर्मन पादरी फ्रेबरी ने भी साम्राज्यवाद की ओर अधिक लोगों को आकर्षित किया। इसी प्रकार फ्रांस के कार्डिनल लेविगिरी ने ट्यूनिस पर फ्रांस का अधिकार स्थापित करने में योगदान दिया। यूरोप के लाखों श्वेत लोगों का ये विश्वास था कि गोरे लोगों की सभ्यता काले लोगों की सभ्यता से अधिक उत्कृष्ट है, यानी यहाँ काले और गोरों का भेद दर्शित होता है। इन लोगों का विश्वास था कि तथाकथित उच्चतर सभ्यता को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, यानी गोरे लोगों की। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग ने इसे गोरे मनुष्यों का बोझ कहा है। उसी से मिलते जुलते विचार व्यक्त करते हुए फ्रांस के जूल्स फेरी ने कहा है कि हीन जातियों को सभ्य बनाना श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न भागों में बसे अविकसित लोगों के उद्धार की आड़ में फ्रांस ने अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को सभ्यता के विस्तार का कार्य, इटली ने इसे पुनीत कार्य, तो इंग्लैंड ने इसे श्वेत जाति का भार या दायित्व, द व्हाइट्स मैन बर्डन, बताकर अपने साम्राज्य का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। साइप्रस और केप ऑफ गुड होप यानी उत्मासा अंतर्द्वीप पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले फ्रांस ने अफ्रीका में प्रवेश किया था। अफ्रीका में यूरोपियन साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी में अफ्रीका महाद्वीप गरीबी, पिछड़ेपन और रोगों का घर था। इस महाद्वीप के समुद्र तटीय प्रदेशों से जो यूरोप के लोग अपरिचित थे, किंतु भीतर के प्रदेशों के बारे में वे इसे दुनिया का लगभग अंधकार कहा जाता है। इस प्रकार अफ्रीका विश्व में अंध महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था।
1875 के लगभग अफ्रीका का केवल 10वांश ही यूरोप राष्ट्रों के अधिकार में था। उत्तरी तट पर 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर अधिकार करके उसके आसपास के प्रदेश को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इस प्रकार दक्षिण में इंग्लैंड ने 1806 में हॉलैंड से केप कॉलोनी का प्रदेश छीन लिया और 1843 में नेटाल पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाल के पास पूरी तट पर मोजाम्बिक तथा पश्चिमी तट पर अंगोला के तटीय प्रदेश थे, जिसकी भीतर की ओर सीमाएं अस्पष्ट थी। उन प्रदेशों के अतिरिक्त पश्चिमी तट पर भी कुछ स्थल फ्रांस, जिसके ये भाग थे सोनेगाल, गैबन, आइवरी कोस्ट। इंग्लैंड के भाग थे गैम्बिया, सियरा लियोन, गोल्ड कोस्ट, लेगास और नाइजर नदी का भाग। पुर्तगाल के अधीन तथा स्पेन यानी रियो डी ओरो स्पेनिश गिनी के अधिकार में थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ तक अबिसिनिया और लाइबेरिया का छोड़कर समस्त अफ्रीका के यूरोपीय देशों ने आपस में बांट लिया। अफ्रीका में लूट का प्रारंभ बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा किया गया। उसने लिविंगस्टोन तथा स्टैनली की यात्रा के बारे में सुन रखा था और स्टैनली के वैज्ञानिक अन्वेषणों से लाभ उठाने की उसने प्रबल कोशिश की। अतः उसने वैज्ञानिक अन्वेषण को प्रोत्साहन देने, अफ्रीका के अज्ञात प्रदेशों का पता लगाने तथा वहाँ के निवासियों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में 1875 में एक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा नामक एक संगठन की स्थापना की गई। इस संस्था का सभापति स्वयं लियोपोल्ड द्वितीय था। 1878 में स्टैनली अफ्रीका से लौटकर मार्सेई में उतरा तो इस संस्था की ओर से 2 व्यक्तियों ने उससे गुप्त भेंट की, किंतु जन्म से अंग्रेज होने के कारण स्टैनली की इच्छा थी कि उसकी खोजों का लाभ केवल इंग्लैंड को प्राप्त हो। लेकिन जब इंग्लैंड ने इसके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया तो निराश होकर उसने लियोपोल्ड द्वितीय से बात की और कुछ लोगों को साथ लेकर वह मध्य अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। स्टैनली ने कांगो प्रदेश के भोले भाले निग्रो सरदारों को डरा धमकाकर अपने प्रदेश यूरोपीय लोगों को सौंप देने के लिए राजी कर लिया। 3-4 वर्षों में उसने कोई 400 संधियां की और एक विशाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। स्टैनली कांगो नदी के दक्षिण की ओर बढ़ा। इस नदी के उत्तरी किनारे तक फ्रेंच यात्री ब्राजा पहले ही पहुंच चुका था। स्टैनली ने एक बार फिर अपनी सफलताओं का लाभ इंग्लैंड को देना चाहा, किंतु इस बार भी वह असफल रहा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने उसके प्रस्तावों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु पुर्तगाल को समझाकर कांगो नदी के मुहाने के प्रदेश पर उसका अधिकार करवा दिया। फरवरी सन 1884 में एक संधि द्वारा इंग्लैंड के उस प्रदेश पर पुर्तगाल के अधिकार को स्वीकार कर लिया तथा कांगो नदी के भाग को अंग्रेजों के लिए निर्बाध रूप से आने जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार लियोपोल्ड द्वितीय के प्रदेश का समुद्र से संबंध टूट गया। इस अवसर पर उसने फ्रांस और जर्मनी से सहायता मांगी। फ्रांस ने लियोपोल्ड से संधि कर इंग्लैंड व पुर्तगाल की उक्त संधि को अस्वीकार कर लिया। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने भी फ्रांस को खुश करने के लिए लियोपोल्ड द्वितीय का साथ देना स्वीकार कर लिया। इस समस्या के समाधान के लिए सन 1884-85 में बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पूर्व ही अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी कांगो प्रदेश पर लियोपोल्ड द्वितीय के दावों को स्वीकार कर चुके थे। अब है बर्लिन सम्मेलन। नवंबर 1884 से फरवरी 1885 ईस्वी तक स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देश तथा अमेरिका के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में 3 मुख्य क्वेश्चंस थे: कांगो प्रदेश तथा नाइजर प्रदेश के विषय में निर्णय करना तथा उन शर्तों का निर्धारण करना जिसके अनुसार भविष्य में अन्य प्रदेशों पर उचित रीति से अधिकार किया जा सके। सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का कांगो नदी के पूर्व प्रदेश पर उसे कांगो फ्री स्टेट का नाम देकर अधिकार स्वीकार कर लिया।
इसके साथ ही उस प्रदेश का व्यापार सब राष्ट्रों के लिए खुला छोड़ दिया और कांगो नदी के यातायात पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। नाइजर नदी के बारे में वैसे ही व्यवस्था की गई तथा इंग्लैंड एवं फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया। तीसरी समस्या के विषय में यह तय हुआ कि जीते गए क्षेत्र पर विजित राष्ट्र का वास्तविक अधिकार वास्तविक होगा। उसे अपने साम्राज्य में शामिल करने से पहले वह अन्य राष्ट्रों को उसकी सूचना दे। लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा कांगो घाटी में अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयत्न से अफ्रीका के बंटवारे की होड़ मची। उसका परिणाम यह हुआ कि 1914 ईस्वी तक अबिसिनिया यानी इथोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका को यूरोपीय देशों ने आपस में बांट लिया। लाइबेरिया की स्थापना मुक्त किए गए गुलामों को बसाने के लिए 1882 में की गई। यह राज्य वस्तुतः अमेरिका के संरक्षण में था। अब है फ्रांसीसी साम्राज्यवाद। अफ्रीका की लूट में ब्रिटेन के बाद फ्रांस का दूसरा स्थान था। 1830 में अल्जीरिया में हुए एक सार्वजनिक समारोह में अल्जीरिया के सम्राट ने फ्रांसीसी राजदूत को सरेआम एक थप्पड़ जड़ दिया। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए फ्रांस ने आक्रमण कर अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया। यहीं से अफ्रीका में फ्रांसीसी आधिपत्य का प्रारंभ होता है। 1839 में मध्य अफ्रीका के एक छोटे से प्रदेश को खरीदकर उसके आसपास के भूभाग पर कब्जा जमाया, जो फ्रेंच कांगो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1881 में 1883-85 तक फ्रांस प्रधानमंत्री रहने वाले जुल्स फेरी को आधुनिक फ्रेंच साम्राज्यवाद का जनक माना जाता है। उसने 1881 में ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया। ट्यूनिस पर अधिकार कर लेने के कारण फ्रांस और इटली के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि इटली भी ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहता था। इस कारण इटली अपने हितों की रक्षा के लिए ऑस्ट्रिया व जर्मनी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य हुआ, किंतु उसे उपनिवेश स्थापित करने में इन देशों से कोई सहायता नहीं मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि 1912 में उसने फ्रांस व रूस की सहायता से ट्रिपोली पर अधिकार कर लिया। फ्रांस ने मोरक्को के पूर्व में स्थित ट्यूनिस तथा दक्षिण में स्थित गैम्बिया पर अधिकार करने के बाद मोरक्को पर अधिकार जमाना चाहा, मगर जर्मन सम्राट ने 1905 में मोरक्को की यात्रा कर इस मामले को संवेदनशील बना लिया। जर्मनी ने इस मामले 1906 में अल्जेरिस में एक सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें 12 देशों ने भाग लिया। 3 माह के भीतर विचार विमर्श के बाद एक प्रस्ताव द्वारा मोरक्को की स्वतंत्रता तथा वहाँ फ्रांस के विशेष हितों को स्वीकार कर लिया। एशिया में साम्राज्य विस्तार। अफ्रीका के विभाजन के साथ साथ सुदूर पूर्व से भी यूरोपीय शक्तियों के बीच सीना जब्ती का दौर प्रारंभ हुआ। इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और जापान ने भी भाग लिया। पूर्वी एशिया में सबसे पहले 1874 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के फिजी द्वीप समूह पर अधिकार किया। उत्तरी बर्मा और बोर्निया पर ब्रिटेन तथा हिंद चीन पर फ्रांस का आधिपत्य था। जर्मनी ने न्यू गिनी और समोआ द्वीप से भी 2 बड़े द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। 1899 में कैरोलिना द्वीप उसे स्पेन से मिल गया। अमेरिका ने गवान और फिलीपाइन तथा हवाई सैमोआ में कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। तो फार्मोआ पर जापान का अधिकार था। न्यू गिनी पर अधिकार को लेकर इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य मतभेद थे, जिसके कारण 1885 के समझौते द्वारा दोनों देशों ने आपस में बांट लिया। अफीम के व्यापार को लेकर 1839 से 42 में ब्रिटेन और चीन के बीच 2 युद्ध हुए। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 और इस युद्ध के बाद नॉनकिंग की संधि होती है और चीन को विजेता ब्रिटेन को हांगकांग देना पड़ता है, यानी इस युद्ध में ब्रिटेन विजय रहा था। यूरोपीय व्यापार के लिए कैंटेन, फुत्सो, निग्पो, अमोय, संगाई के 5 बंदरगाह खोलने पड़े। ब्रिटिश बंदूकों ने चीन की दीवार में जो दरार पैदा की, उसके द्वारा यूरोप के अन्य देशों को वहां प्रवेश करने का मौका मिल गया। 1844 में अमेरिका और फ्रांस ने
1847 नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम ने चीन में प्रवेश कर लिया। ब्रिटिश चीनी संधि के 5 बंदरगाहों पर व्यापार करने का विशेषाधिकार मिल गया। 1857-58 में चीन और ब्रिटेन के बीच द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। इस बार ब्रिटेन का साथ फ्रांस ने दे दिया, फलत चीन को टिटनिस की संधि करनी पड़ी 1861 में। और द्वितीय अफीम युद्ध के तुरंत बाद तक तो केवल 5 देश ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, नॉर्वे, स्वीडन ने भी चीन के साथ संधियां की, किंतु अगले 30 वर्षों में 11 अन्य देशों ने भी चीन के साथ संधियां कर ली। इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रांस के पास कोचीन, चीन, कंबोडिया पहले से थे। उसने 1884 में अनाम तथा टॉकिंग के प्रदेश भी अपने शामिल करके इंडो चीन का विशाल संरक्षित राज्य बना लिया। ये प्रदेश उसने चीन से सीने थे। इस प्रकार उसने चीन के बंटवारा का सूत्रपात कर दिया। हालांकि इससे पूर्व इंग्लैंड ने 1842 में हांगकांग का द्वीप ले लिया, लेकिन चीन में वास्तविक लूट जापान द्वारा की गई। कोरिया को लेकर चीन जापान युद्ध हुआ था 1895 में। विजय के बाद जापान ने शिमोनेस्की की संधि 17 अप्रैल 1895 में की। कोरिया का विस्तृत प्रदेश उसने अलग कर दिया, परंतु 1910 तक उसने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। फार्मोसा का द्वीप छीन लिया। ओकिनावा सहित ल्यूलू द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया। वह चीन के लियोतुंग प्रायद्वीप पोर्ट आर्थर पर अधिकार करना चाहता था, किंतु फ्रांस तथा जर्मनी के समर्थन के साथ रूस द्वारा किए गए विरोध के कारण धन के बदले उसे क्षेत्र वापस छोड़ना पड़ा। इसके बाद यूरोपीय देशों ने भी विभिन्न संधियों द्वारा चीन के कई बंदरगाह पर अधिकार कर लिए। चीन उक्त विजय के बाद जापान के विस्तार को यूरोपवासी पीला आतंक यानी येलो पेरल कहने लगे। इस प्रकार ये साम्राज्यवाद विस्तार बढ़ता गया और जापान और रूस का युद्ध हुआ था 1904-05 में, और एक बोने देश जापान ने एक भीम का देश रूस को पराजित कर दिया। इस युद्ध में अनेक कारण थे जिसमें कुछ प्रकार 1894-95 में रूस चीन युद्ध से जापान जो प्रादेशिक लाभ प्राप्त हुए, रूसी विरोध के कारण जापान उसका उपयोग नहीं कर सका। रूस एशिया के अन्न भंडार मंसूरिया पर भी अपना अधिकार करना चाहता था, किंतु कोरिया में जापान को एकाधिकार देने की इच्छुक नहीं थे। इस प्रकार यह युद्ध 1905 रूसी क्रांति का प्रमुख कारण बना। अगला साम्राज्यवाद द्वितीय पार्ट अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे।